वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारे इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस का टॉपिक। आपको स्टूडेंट बता दूं मैं पहले ही कि एसएससी जेई का एग्ज़ाम या किसी भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम जो होता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो होता है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट होता है रेजिस्टेंस का होता है। और रेजिस्टेंस से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, 4-5 क्वेश्चंस रेजिस्टेंस से बन ही जाते हैं। ऑन एन एवरेज अगर नहीं भी बनते तो भी 2 से 3 तो आएंगे ही आपके। तो ये जो कंसेप्ट मैं आपको आज इस लेक्चर में बता रहा हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेक्शन। अगर आप अपना सिलेक्शन करवाना चाहते हैं तो मेरे पिछले लेक्चर्स तो देखें ही, और ये वाला लेक्चर काफ़ी ज़्यादा फोकस के साथ देखें, क्योंकि इस लेक्चर में मैं आम तरीके से नहीं, कुछ स्पेशल चीज़ों को आपको डिस्कस करूंगा और एक अलग तरीके से आपको रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं रेजिस्टेंस को। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक कंडक्टर। ये कंडक्टर को मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ इस कंडक्टर से कि भाई रेजिस्टेंस एक्चुअल में क्या है। जनरली हम स्टूडेंट से जब पूछते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है तो सिर्फ वो एक ही बात बोलता है कि रेजिस्टेंस क्या है, R इक्वल्स टू V अपॉन I। ये वोल्टेज और करंट का क्या है, रेशियो है। बट एक्चुअल में रेजिस्टेंस को वो समझा नहीं होता। हो सकता है आप मुझे जो देख रहे हैं स्टूडेंट्स उनको ये बारे में पता हो, बट ये सही भी है, V/I होता है, ऐसे भी रेजिस्टेंस को डिफाइन किया जा सकता है। बट जो एक्चुअल में रेजिस्टेंस का मतलब है, जो फिजिकल मीनिंग है, वो कुछ और ही है। उसका नाम रेजिस्टेंस क्यों पड़ रहा है और वो कैसे वर्क करता है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस पहली बात तो एक प्रॉपर्टी है, किसी भी सब्सटेंस की एक विशेषता है। ठीक है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी। मैं यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नोट्स आपको अलग से हम भेज देंगे ग्रुप में। प्रॉपर्टी है ये, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस। सब्सटेंस में मेटल्स भी आ जाएंगे, नॉन मेटल्स भी आ जाएंगे और सेमीकंडक्टर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, सो रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी है किसी सब्सटेंस की। अब वो कैसे ऐसी प्रॉपर्टी बन रही है वो मैं आपको समझाऊंगा। होता क्या है, कंडक्टर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या किसी भी सब्सटेंस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब हम क्या लगाते हैं, इस पर एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो इस वोल्टेज के अप्लाई करने के कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ मूव करने लगते हैं, पॉजिटिव प्लेट की साइड पे मूव करने लगते हैं। इस तरफ इस तरीके से मूव होते हैं क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और करंट इसका जस्ट अपोजिट फ्लो होता है। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो इसके अंदर जो कंडक्टर के अंदर पे जो प्रेजेंट हैं दूसरे एटम्स और मॉलिक्यूल्स, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं और ये जो एटम्स हैं, ये क्या करने की कोशिश करते हैं, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की कोशिश करते हैं, मतलब इनको अपोज करते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना, तो ये जो एटम मॉलिक्यूल हैं इनके रास्ते में आते हैं और इनको कोलाइड करते हैं, इनके साथ फ्रिक्शन करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि ये फ्लो ना हो पाए। ठीक है ना, तो ये हर सब्सटेंस में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो रेजिस्ट करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन का, या यूं कहें इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं दो वर्ड यूज कर रहा हूं, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या पहला क्या यूज किया मैंने, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और दूसरा मैंने यूज किया फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। तो दोनों ही क्या है, सेम चीज है, बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है, बस इतनी सी बात है। तो रेजिस्टेंस ये कहता है कि भाई ये ऐसी प्रॉपर्टी है किसी सब्सटेंस की जिसमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है या करंट का जो फ्लो है, उसको वो जो सब्सटेंस है उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स अपोज करते हैं, उसका विरोध करते हैं। ठीक है ना, तो होता क्या है यहाँ पे, एक्चुअल में फ्रिक्शन होता है। क्या होता है, फ्रिक्शन। किसके बीच फ्रिक्शन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एटम्स मॉलिक्यूल्स के साथ, दूसरे एटम्स और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। इसको रेजिस्टेंस को हम इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। क्या, इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन भी कहते हैं किसको, रेजिस्टेंस को। अब देखो, कोई भी चीज रगड़ेगी या उनमें फ्रिक्शन होगा या एक दूसरे को अपोज करेंगे तो वहां पे क्या होगा, और क्या होगा वहां पे, तो वहां पे होता है हीट का जनरेशन। क्या होता है, हीट वहां पे रिलीज होती है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये लोग टकराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हीट
हीट क्या होगी, रिलीज होगी, हीट विल रिलीज, हीट रिलीजेस, हीट यहां पे क्या हो जा रही है, आपकी रिलीज हो रही है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, अगर हीट रिलीज हो रही है तो यहां पे कोई ना कोई वर्क हुआ है, फ्रिक्शन के कारण क्या हुआ, फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहां पे क्या हुआ, वर्क हुआ, और वर्क होने में क्या लगी, एनर्जी, और वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हुई, हीट के फॉर्म में। तो आपको ये समझना है स्टूडेंट कि यहां पे जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिस रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो हम कैसे यहां पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल, और एग्जांपल तो मैंने दे दिया, एक छोटा सा आपको मैं डिस्क्रिप्शन देना चाह रहा हूं कि अगर इस कंडक्टर का, मान लेते हैं इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है 1 ओम है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर इज 1 ओम, अगर वो क्या है 1 ओम है, तो होगा क्या, जब 1 एम्पियर का करंट यहां पे फ्लो करेंगे, कितने एम्पियर का, 1 एम्पियर का करंट यहां पे फ्लो होगा कंडक्टर के थ्रू, तो ये कितना हीट जनरेट करेगा, 1 जूल, कितना हीट जनरेट करेगा, 1 जूल का हीट जनरेट करेगा। ये सिंपल सा है कि भाई रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 ओम होगा, बट इसके लिए कंडीशंस हैं, कब 1 ओम होगा। सो द कंडीशंस आर फर्स्ट कि 1 एम्पियर करंट फ्लो होना चाहिए, 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर, एंड सेकेंड इज 1 जूल हीट मस्ट रिलीज। अगर इस कंडक्टर के थ्रू होकर के कितना करंट, 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, और 1 जूल की हीट क्या करता है, ये 1 जूल की हीट रिलीज करता है, तो उस कंडीशन में इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 1 ओम होगा। तो यहीं से आपको एक यूनिट का भी कंसेप्ट समझ में आता है कि जो यूनिट है इसकी, ठीक है, किसकी यूनिट, इसी की यूनिट है रेजिस्टेंस की, तो वो यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा। अब देखिए यहां पे मैं पूरा डेफिनेशन आपको नहीं लिखवाऊंगा, आपको मैं सिर्फ डिक्टेट करके बता रहा हूं, आपको नोट करना है अपने कॉपी में अच्छे से, है ना। तो रेजिस्टेंस क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस ड्यू टू विच it opposes the flow of free electron or flow of current passing through it। समझ में आया, किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो उसकी वह विशेषता है जिसकी वजह से ये अपने थ्रू होकर फ्लो होने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन या विद्युत धारा का विरोध करता है, ठीक है। ये सिंपली इसका डेफिनेशन हो गया, और समझने के लिए इस तरीके से आप समझ सकते हो, ये फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे हीट रिलीज होती है। तो अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम है, देन उस कंडक्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और कितना हीट लिबरेट हो रहा है, मतलब रिलीज हो रहा है, 1 जूल का हीट रिलीज हो रहा है। अब मैं आपको एक और छोटा सा कंसेप्ट इसमें बताऊंगा कि जो हीट होता है उसका यूनिट होता है कैलोरी में, लेकिन जो 1 जूल है, 1 जूल को कैलोरी में अगर आपको बदलना है तो ये होता है 1 जूल इक्वल्स टू 0.24 कैलोरीज। तो ये पॉइंट भी नोट कर लो, इसका भी काम आ सकता है आपको। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो हम अब एक नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जहां पे हम थोड़ा सा इसको और ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग, or you can say factors on which resistance depends। मतलब कि स्टूडेंट्स की जो प्रतिरोध है या जो रेजिस्टेंस है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो आप लोग कोशिश करिए, मान लीजिए पहला है, अगर हम कोई वायर का रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हम वायर के रेजिस्टेंस
के बारे में बात कर रहे हैं और वायर का रेजिस्टेंस का लेंथ, सॉरी वायर का जो लेंथ है उसको हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी प्रोपोर्शनली बढ़ेगा। ये पहला रिलेशन है। दूसरा, सपोज करते हैं कि वही वायर है, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, वायर का ऐसा रहता है ना सर्कुलर सामने में फेस, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसके जो एरिया जो होती है इस सरफेस की उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, कैपिटल ए, और बुक में स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है तो मैं इसको स्मॉल ए ही ले लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इसको हम बोलेंगे स्मॉल ए, ठीक है, और इसका जो लेंथ होगा, इसका जो लेंथ होगा उसे हम बोलेंगे स्मॉल एल। मान लो ये कंडक्टर है जिसका लेंथ क्या है एल और एरिया क्या है स्मॉल ए, तो जो रेजिस्टेंस है वो उस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब ये कि अगर एरिया को इंक्रीज करते हैं हम तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर एरिया को डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा। मतलब अगर तार पतला हो तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और अगर तार मोटा हो तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इसीलिए आपने देखा होगा अर्थिंग का जो वायर यूज़ करते हैं, अर्थिंग की जो पिन यूज़ करते हैं वो काफ़ी मोटी यूज़ की जाती है, ठीक है, ताकि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो और जो भी अर्थिंग करंट है वो डायरेक्टली ग्राउंड हो जाए। यहाँ पे एक छोटा सा नया कंसेप्ट आपको बता दिया, जनरली देखने में आता है प्रैक्टिकल लाइफ में। अब देखिए इसी में तीसरा जो पॉइंट है ये थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट है कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। अब इसका क्या मतलब है, जो अलग अलग मटेरियल है उसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी क्या है, अलग अलग है, उसकी वजह से भी रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो कम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है टेम्परेचर। क्या है नेक्स्ट, टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर है इस पर कैसे डिपेंड कर रहा है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, बाद में एक सेपरेट लेक्चर है टेम्परेचर कॉफिशिएंट के बारे में, तो वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस में, जिसमें निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाले भी हम अच्छे से डील करेंगे। तो ये नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट है। अभी के लिए इसको क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। तो अगर हम इन तीनों को कंसीडर करते हैं, इन तीनों फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, देन वी कैन राइट R is proportional to L by A। ओके, अब जब इसको आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हैं तो आपको मिल जाता है R इक्वल्स टू रो L बाई A। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू होती है रो L बाई A, जहाँ पे आपका जो L है वो क्या है, लेंथ ऑफ वायर इन मीटर, लेंथ ऑफ वायर इन मीटर, मीटर में वायर का लेंथ है, ओके। और ए है स्मॉल ए, वो क्या है, एरिया ऑफ वायर, या यूं कहें एरिया ऑफ या क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। अब क्रॉस सेक्शन बोलने का क्या मतलब है, ये जो आपको फेस दिख रहा है ना, इस एरिया की बात हो रही है, तो ये क्या है, ए है। इसका यूनिट होता है ऑलवेज मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर में इसका यूनिट होगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आया, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम में होगा, ठीक है। अब ये रो क्या चीज है, तो रो एक ग्रीक लेटर है, ठीक है, रो इज अ ग्रीक लेटर RHO, यू कैन राइट इट लाइक RHO, रो। इसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। और इसकी जो वैल्यू है वो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है। जो मटेरियल का कंडक्टर हमारा है उस कंडक्टिंग मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करती है रो की वैल्यू, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स, ये वाला जो फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम थोड़ा सा रेजिस्टिविटी के बारे में देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे रेजिस्टिविटी को, कि रेजिस्टिविटी क्या होती है और इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम कब बोलेंगे, ठीक है। सपोज कि मेरे पास जो कंडक्टर है इसकी जो लेंथ है ये क्या है,
1 मीटर की लेंथ है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी क्या है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्या रेजिस्टिविटी हमको बताना है, रो की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी या क्या यूं कहें अपन कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना, वो वैल्यू होगी, देखिए R इक्वल्स टू क्या हो गया रो L बाई ए। अभी हमने पढ़ा ये वाला फॉर्मूला यहाँ से कि R इक्वल्स टू रो L बाई ए। अब यहाँ पे रो निकालना है आपको, तो इस पूरे टर्म को आप लेफ्ट में ले आओ, रो L बाई ए इक्वल्स टू R। अब यहाँ से रो फाइंड करना है आपको, तो R इंटू ए डिवाइड बाई एल। नाउ पुट दी वैल्यूज, L की वैल्यू क्या है 1 मीटर है और A की वैल्यू क्या है 1 मीटर स्क्वायर है। ओके, तो आपको यहाँ पे वैल्यू रखने पे क्या मिलेगा, रो इक्वल्स टू कैपिटल R। अब इसका क्या मतलब है कि जो रेजिस्टिविटी है वो किसी 1 मीटर लंबे और 1 स्क्वायर मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले कंडक्टर का क्या है रेजिस्टेंस है। क्या है भाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस is the resistance of a particular conductor whose length is 1 meter and cross sectional area is 1 meter square. Okay, so यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि रो जो है रेजिस्टिविटी, दिस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर कंडक्टर विच इज हैविंग द लेंथ ऑफ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ये समझ में आएगा कि जो रो है, ठीक है, वो किसके बराबर है, रेजिस्टेंस के बराबर है जिसका लेंथ क्या है 1 मीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। तो यहां पे जो यूनिट थी रेजिस्टेंस की वो थी ओम, बट यहां पे हो जाता है ओम मीटर। वो कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो आप रो का फॉर्मूला देखेंगे तो आपको पता चलेगा R इंटू ए बाई एल। अब R का रख दीजिए फॉर्मूला ओम इंटू ए का मीटर स्क्वायर और नीचे L का मीटर, तो आपको क्या मिल जाएगा ओम मीटर। सो ओम मीटर इज द यूनिट फॉर रेजिस्टिविटी और यू कैन से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इससे भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो ये वाले फॉर्मूलेज भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए। नाउ हम एक क्यूब की बात करते हैं। जस्ट आई विल ड्रॉ अ क्यूब। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैं जो भी बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पूरा फोकस देना है आपको इसको समझने के लिए। तो इस तरीके से मैं एक छोटा सा क्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग भी कर लीजिए और आप मेरे हर क्लास का जो है नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि उससे फ़ायदा आपको ही होने वाला है। अब देखिए ये हमारे पास एक क्यूब है। अब इसमें इसके सभी साइड क्या है 1 मीटर लॉन्ग है। कितने मीटर लॉन्ग है 1 मीटर। सभी कितने हैं 1 मीटर ही है। ठीक है, और इसका जो सरफेस है, सरफेस का जो एरिया है वो भी क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया वो भी क्या हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह के क्यूब को बोलते हैं 1 मीट्रिक क्यूब। 1 मीट्रिक क्यूब। तो किसी भी 1 मीट्रिक क्यूब का जो रेजिस्टेंस होता है वही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। 1 मीट्रिक क्यूब का जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस is called as specific resistance। अब ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, इसका भी रीजन है, तो वो आप लोग कैसे पता चलेगा। तो देखिए रो इक्वल्स टू क्या होता है R इंटू ए डिवाइड बाई एल। अब यहाँ पे ए और एल की वैल्यू रख दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, R ही मिलेगा ना। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या हो गया, एक ऐसे क्यूब जिसका सभी साइड क्या हो 1 मीटर लॉन्ग हो और उसके हर फेस का क्या हो, हर फेस का एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है या उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है उसके रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है दोनों फेस के, आमने सामने के फेस के बीच का रेजिस्टेंस, ठीक है, वो होता है आपका क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्योंकि ये क्या हो गया
आमने सामने का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, कैपिटल आर, और कैपिटल आर किसके बराबर में है, रो के बराबर में है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसके दो फेसेस के, आमने सामने वाले फेसेस के बीच का रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और यू कैन से रेजिस्टिविटी। इसका यूनिट क्या होगा, ओम मीटर। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये जो टॉपिक्स मैंने बताए वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, कुछ की वैल्यूज मैं आपको बताऊंगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। तो कुछ मटेरियल्स हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है, मटेरियल्स के नाम लेंगे, उनका नेचर मैं आपको बताऊंगा, ओके, और उसके बाद उनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू बताऊंगा। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, यूनिट होता है ओम मीटर, ओके। सो इसको हम एक टास्क जैसा लेते हैं, आप लोग को कमेंट करना है रेजिस्टिविटी की वैल्यू, ठीक है। वैल्यू मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, आपको नेट से सर्च करके इस पे कमेंट करना होगा, ठीक है। तो ये आपका टास्क है। अभी देखिए मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, आपको समझते जाना है। सबसे पहले है कॉपर। कॉपर नेचर से क्या है, एक मेटल है, क्या है, मेटल है। फिर आयरन है, आयरन भी नेचर से क्या है, एक मेटल है। फिर आता है मैग्नीन, मैग्नीन जो है ये भी क्या है, मेटल नहीं, एलॉय है, मिश्र धातु है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्योर जर्मेनियम ले लो, प्योर सिलिकॉन ले लो पहले, ये हो जाएगा सेमीकंडक्टर, ठीक है। और प्योर जर्मेनियम ले लीजिए, प्योर जर्मेनियम, ये भी क्या हो जाएगा आपका, सेमीकंडक्टर। फिर ग्लास ले लीजिए इंसुलेटर के लिए, इंसुलेटर के लिए ग्लास ले लो। और माइका ले लो, ये भी किस में आ जाएगा, इंसुलेटर के लिए। तो स्टूडेंट्स आपको एक कमेंट करना है कि रेजिस्टिविटी इनमें से, देखिए आपको 2 या 3 आप कर सकते हो, जनरली आप कॉपर का कर लो, मैग्नीन का कर लो, सिलिकॉन जर्मेनियम, ग्लास माइका, आयरन चाहो तो छोड़ सकते हो, बट मैं चाहूँगा कि पूरा ही कर लो और कमेंट कर दो, ठीक है ना। तो मुझे भी पता चल जाएगा कि आपने वीडियो देखा और आपने ये टास्क भी परफॉर्म किया, और मुझे कुछ कमेंट्स भी मिल जाएंगे, तो उससे मुझे एक थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा आगे और भी लेक्चर्स को अच्छी तरीके से डिज़ाइन करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंडक्टेंस। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है कंडक्टेंस, ठीक है। इसे हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, कंडक्टेंस जस्ट अपोजिट होता है, इट इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसलिए जो इसका यूनिट होता है वो होता है 1/ओम, या यू कैन से ओम इनवर्स, या इसे महो भी कहते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, महो, ओम का उल्टा, या इसे हम सीमेन के नाम से भी जानते हैं, कैपिटल एस, सीमेन। सीमेन इसका एक यूनिट है, ठीक है। तो इतने सारे कंडक्टेंस के यूनिट होते हैं, और ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। अब मैं आपको डिस्कस करूंगा कंडक्टिविटी के बारे में। तो कंडक्टिविटी क्या होती है भाई, कंडक्टिविटी में होता है सिग्मा। तो सिग्मा भी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रो, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, सिग्मा। अब भाई रो का जो फॉर्मूला था वो क्या लिखा था हमने, ठीक है, रो का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ था कि R इंटू ए डिवाइड बाई एल, नीचे एल होता तो 1/, नीचे एल ले लिया। अब इसे और जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, L डिवाइडेड बाई R इंटू स्मॉल ए, ओके। सो हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा का फॉर्मूला आ गया। तो सिग्मा इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाई R इंटू ए। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर मीटर डिवाइडेड बाई ओम इंटू मीटर स्क्वायर। सो 1/ओम मीटर विल बी द यूनिट। इसे और क्या लिख सकते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं मोहो पर मीटर, या सीमेन पर मीटर, है ना, या ओम इनवर्स पर मीटर। इस तरीके से इसे राइट किया जा सकता है। तो ये सब क्या हो गए, इसके यूनिट्स हो गए, और फॉर्मूला तो आपको मैंने बता ही दिया। तो स्टूडेंट्स ये आपका आज का इस लेक्चर का पूरा टॉपिक था, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया हुआ है, सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो था रेजिस्टेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी, है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को या फिर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करती है। सेकंड हमने उसका यूनिट देखा, देन रेजिस्टिविटी को डिस्कस किया, उसके फैक्टर्स देखे, रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। फिर कंडक्टेंस देखा, कंडक्टिविटी देखी।
तो इतने सारे जो कंसेप्ट्स हैं इसको आप बार बार रिवाइज करिए, एक अच्छा सा नोट बनाइए, और इसके बाद वाला जो लेक्चर है उस पर मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। जो कंसेप्ट हमने इस लेक्चर में सीखा है उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा उसमें। तो इस लेक्चर का जो भी कंटेंट था थ्योरेटिकल था, तो फटाफट से इसका नोट बनाइए, रिवाइज करिए मल्टीपल टाइम्स, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर के आएंगे इसका न्यूमेरिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, जो कि एसएससी जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, और अभी जो आप ये करेंगे ना, ये आपके एसएससी जेई मेंस एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है मेंस एग्जाम में ही आप ज़्यादा नंबर खींच सकते हो। तो मेंस एग्जाम का भी प्रिपरेशन साथ ही साथ करते रहो। तो मेंस के लिए क्या होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप के, तो इस तरीके का भी प्रिपरेशन जरूरी है। तो स्टूडेंट एक टिप्स दूंगा आपको मैं कि आप क्या करो, वीडियो पूरा देखो, छोटे नोट्स बनाओ, ठीक है, फिर दोबारा एक बार रिवाइज कर लो, फिर वीडियो वगैरह सब बंद कर दो, एक ब्लैंक पेपर लो, उस ब्लैंक पेपर में आप जितना चीज पढ़े हो उसको शुरू से पूरा लिखो बिना देखे। तो अगर आप लिख पा रहे हो इसका मतलब क्या है कि आपको समझ में आ गया है, और जो आप लिखे हो उसको एक बार चेक जरूर करो, मतलब पूरा पूरा मत लिखो, जो दिमाग में आपने समझा ना वीडियो देख के, एटलीस्ट उतने को ही आप बस क्या कर दो, लिख दो, नोट डाउन कर दो। और वही कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फॉर्मूला, ठीक है, और कुछ कंसेप्चुअल में उसका मतलब क्या होता है, फिजिकल मीनिंग क्या है, एक्चुअल में क्या होता है वो, है ना, मेटल का कितना होता है, हाई होता है, लो होता है, इस तरह की चीज़ों को जान लो। मेटल, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर में किसका कितना होता है, थोड़ा सा ये वैल्यूज जान लो। तीसरा क्या कर लोगे आप, इसके यूनिट्स को देख लो कि इसके जो मात्रक है, यूनिट है, वो कब कब किस किस तरीके से बदल सकते हैं। तो यूनिट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, इस पे खेलते हैं। फिर जो लेंथ है, एरिया है, उसका जो यूनिट लोगे हमेशा किस में लोगे, मीटर और मीटर स्क्वायर में। अगर आप सेंटीमीटर में लेंथ ले रहे हो तो एरिया भी किस में लोगे, सेंटीमीटर में ही लोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये अलग अलग मत रखना, सेम टाइप का होना चाहिए, है ना, तभी आपका आंसर करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मजा आया होगा इस लेक्चर में और आपने काफी ज्यादा कुछ इसमें सीखा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और कमेंट करिएगा क्या आपको जो मैंने बताया है, ये रेजिस्टिविटी की वैल्यूज आप जरूर मुझे कमेंट करिएगा। थैंक यू।